हमारा आज का टॉपिक है किसान के दर्द की कहानी, अन्नदाता के दर्द की दास्तां, किसानों का हो रहा शोषण। मन में क्वेश्चन उठता है कि किसानों को शोषण आखिर कब तक। आज के दिन हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स को एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से और साइकोलॉजिकली बैकग्राउंड से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? किसी ने क्या खूब फरमाया है, जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, हमको लगी बुलंद जमी आसमान से। देखा जब किसानों का दर्द, वह हो रहा शोषण, टपक उठे आंसू भी आंख से, बह उठे आंसू भी आंख से, रुक न सके आंसू भी आंख से। ये दास्तां जो दर्द की किसानों की है, क्या हम उसको कभी समझ पाएंगे? और उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसको एक छोटी सी कहानी से समझ लेते हैं आज हम। एक बार एक जुलाहा था, तो उसके पास बहुत बढ़िया किस्म की साड़ियां व अन्य कपड़े हुआ करते थे। तो एक बार एक लड़का वहां से साड़ी लेने के लिए जाता है और जुलाहे को बोलता कि सुंदर से सुंदर साड़ी जो आपके पास हो वो मेरे को दिखा दे। उसने देखी और उसका पैसा भी दे दिया। अब उस लड़के ने कहा कि इसके 2 टुकड़े कर दो। उसने 2 टुकड़े कर दिए। फिर कहता 4 टुकड़े कर दो। 4 टुकड़े हो गए। बात बढ़ते बढ़ते 8 टुकड़े, 16 टुकड़े, 32 टुकड़े, 64 हुए, फिर 128 हुए, फिर 256 हुए। कहानी ऐसी बढ़ती गई। जब वो साड़ी लीरो लीर हो गई तो जुलाहे ने अपनी पॉकेट से पैसा निकाला और उसको वापस दे दिए। वो लड़का बड़ा हैरान कि नहीं, ये साड़ी तो मैंने खरीद ली है और उसके बाद इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, अब तो ये मेरी है। तो जुलाहे ने कहा, अगर ये साड़ी की कीमत तुम्हें पता होती तो तुम इसको इस तरह लीरो लीर ना करते। और जुलाहे ने एक बहुत बड़ी बात कही जिसकी समझ आज तक हमको है ही नहीं, कि किसी चीज की कीमत उसके सिर्फ पैसे से नहीं नापी जा सकती। ये ठीक है, पैसा एक डिमांड और सप्लाई को बैलेंस बनाने के लिए एक निर्धारित चीज होती है, लेकिन उस साड़ी के लिए उस किसान के दर्द, उस किसान ने किन हालातों में वो कपास उगाई थी और जुलाहे ने किस हालातों में गुजरकर उससे साड़ी तैयार की थी, उसकी कीमत कभी भी पैसों से नहीं आकी जा सकती। अगर ये बात समझ आ जाए तो शोषण का जो हमको साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो समझ आ सकता है। एक सुपर पावर रह रहे कंट्री ने कितने ही अनाज को समुद्रों में बहा दिया जाता है। रीजन कुछ भी दिए जाएं कि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस को इक्वल करना है। तो किसी ने बहुत सुंदर से शब्दों में किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि फूड ग्रेन्स rot in India while millions live with empty stomachs। अगर ये बात समझ आ गई होती तो कहीं न कहीं किसान का दर्द भी हमको समझ आ सकता था। अब किसान के साथ जो हुआ है, किसी ने क्या खूब फरमाया है, न मांझी है न रहबर है,
न हक में है हवाएं, ये किस्ती भी तो ना शुक्रों की, फिर ये शोषण कैसे समझा पाए। अगर होता सम्मान हृदय में तो किसानों का अन्नदाता रूप नजर आता, अगर होती शुक्रगुजारी हृदय में तो किसानों का अन्नदाता का उपकारी रूप नजर आता, अगर होती हमदर्दी या दया हृदय में तो किसानों का दर्द व शोषण नजर आता है। इंसान अंधा है, ना तो किसानों का उसको अन्नदाता रूप नजर आता है, ना कुछ उसका उपकारी रूप नजर आता है, और ना उसके दर्द की दास्तां की कुछ तस्वीर वो समझ पाता है। इंसान अंधा रहकर इस दुनिया से चला जाता है। वो नेचर के एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ को नहीं समझ पाता। नेचर का क्या नियम है? 3 तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। पहला तो जो विनाशकारी है और दूसरा है विकासकारी। विकासकारी रूप के भी आगे 2 पार्ट्स हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यानी कि जो मुख्य है, और दूसरा है गौण, जिसके बिना गुजारा हो सकता है। हवा, पानी और खुराक, भोजन, ये अति आवश्यक चीज़ें, इसके बिना हम कुछ दिन भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो बाकी वैसे तो नेचर में हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है, किसी के बिना भी गुजारा नहीं होता, लेकिन उनमें से भी 2 चीज़ें हैं, एक मुख्य है, एक गौण है। तो किसानों को मुख्य हमने समझा ही नहीं कभी भी। हालांकि ये भी सब मानते हैं कि भोजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन भोजन को उगाने वाला जो अन्नदाता है उसको हमने कभी मुख्य रखा ही नहीं। अगर रखा हुआ होता तो उसकी आज हालात ये ना होती। जब से देश आज़ाद हुआ है, ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, ना किसी कॉरपोरेट सेक्टर ने किसानों के बारे में सोचा है। बातें बहुत हैं, हवा में हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आदमी अंधा है, हमारी सरकारें भी अंधी हैं। शोषण बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। एक एक सरकारी मुलाजम, छोटे लेवल का भी, वैसे तो कोई छोटी बड़ी जॉब नहीं होती, लेकिन मान लो एक चपरासी भी है, आज उसकी भी हालात एक 50 एकड़ वाले किसान से बेटर है। उसके पीछे शायद यही रीजन रहा होगा कि किसानों का दर्द, उसके साथ हो रहा शोषण किसी को दिखाई नहीं दिया। अब दिखाई देता भी कैसे? क्योंकि इसके पीछे जो 2 नियम काम कर रहे हैं, वो ना तो नियम आज तक हमको किसी को समझ आए और ना ही किसी ने समझाने की कोशिश की। उसके पीछे जो पहला नियम काम कर रहा है वो है धर्मों ने जो अपनी फिलॉसफी दी है। वो जिम्मेवार हैं किसान के इस हालात को, इस तरह के हालात बनाने के लिए धर्मों की फिलॉसफी जिम्मेवार है। ऐसा मैं नहीं, वेस्टर्न फिलॉसफर मानते हैं। क्योंकि 20वीं सेंचुरी तक तो मैंने ये देखा कि जब कोई किसान आत्महत्या कर रहा है या गरीबी में जूझ रहा है तो यही बताया गया कि शायद पिछले जन्मों में कुछ बुरा किया होगा, तो शायद उसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। तो रीबर्थ और पुनर्जन्म ने इस कदर इंसान को अंधेरे में रखा जिसकी कल्पना शायद ही हम 21वीं सेंचुरी में कभी कर पाए। धर्मों ने जितना बर्बाद किया है इंसान को, उसकी कभी हिस्ट्री लिखी जाए तो बहुत बड़ी दर्दनाक होगी। और दूसरा है कॉरपोरेट सेक्टर। अमीर अमीर बनता गया,
और गरीब गरीब बनता गया। क्योंकि ये जो कॉरपोरेट सेक्टर वर्ड है ना, ये इतना सेल्फिश वर्ड है कि किसी का दुख दर्द नज़र नहीं आता। इनकी एक ही लैंग्वेज है कि व्हाट अदर्स कैन डू फॉर मी, मुझे क्या दूसरों के लिए करना, ये शायद इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इंसान का जो बिहेवियर है वो है ही सेल्फिश। दूसरों के लिए कुछ करना है, ये समझाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, जितने भी रिवोल्यूशनिस्ट हुए हैं वो इस धर्मों की फिलॉसफी से ऊपर होकर उन्होंने बात की है। बहुत से लोग शहीद भगत सिंह की बात करते हैं, लेकिन वो इस धर्मों के लेवल से ऊपर थे और बहुत अच्छे लीडर्स थे। अगर कार्ल मार्क्स की स्टडी करें तो यूरोप के अंदर जब हो रहा शोषण मजदूरों का या उनके दर्द की दास्तां को उन्होंने बयान किया तो वो इतना दर्दनाक था कि उसकी कहानी दुनिया के हर एक कंट्री में फैल गई। मैं सोच रहा था कि किसानों का दर्द कौन समझ सकता है। मुझे लगा कि 2025 में कोई ऐसा रेवोल्यूशनिस्ट पैदा होगा जो किसानों की बात करेगा और 2030 तक किसानों के हालात बहुत इतने बेटर हो जाएंगे, शायद हमने कभी सोचे भी ना होंगे। लेकिन कौन जानता था कि वो 2020 के एंड में ही ऐसा रेवोल्यूशन आ जाएगा। कार्ल मार्क्स तो ऐसा आदमी था जो खुद मजदूर तो नहीं था, लेकिन वो मजदूरों की बात करते करते 20वीं सेंचुरी में सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशनिस्ट बन गया था और उस पर सबसे ज़्यादा अध्ययन हुआ। कौन सोच सकता था कि आज सारा इंडियन किसान ही रेवोल्यूशन खुद ही कर देगा। इस लेवल पे रेवोल्यूशन होना या इस लेवल पे एक आंदोलन होना, ये इतिहास में विचित्र घटना, अनोखी घटना है। क्या सही है या क्या गलत, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि जो लोग किसानों की दर्द की दास्तां को नहीं समझ पाएंगे वो शुक्रगुजारी हृदय नहीं हो सकते। ये बात तो पक्की है। भले वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, भले वो धर्म के लीडर्स हों। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जितने भी बड़े बड़े ये धार्मिक लीडर हैं वे शांत होकर बैठे हैं। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स जो अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, शांत होकर बैठे हैं। रीजन कुछ भी रहे, सरकारों का डर लगा लो या और कुछ कमजोरियां, वो शुक्रगुजारी हृदय नहीं हो सकता। कई बाबा लोग बड़ी गोल गोल बातें कर रहे हैं और सामने क्लियर कट कितने लोग खड़े हैं। शायद वो खुद ही कहीं न कहीं एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा है। अगर आप धार्मिक हिस्ट्री को पढ़ लें तो क्रिश्चियन, स्पेशली कैथोलिक जो चर्चेज हैं, इनके पास जो लैंड है या मंदिरों, गुरुद्वारों, मॉस्क के पास जो लैंड टोटल कवर कर दिया जाए तो शायद इतना कॉर्पोरेट सेक्टर के पास भी नहीं होगा। मैकडॉनल्ड की ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, लेकिन सिर्फ मैकडॉनल्ड से ज़्यादा लैंड भी कैथोलिक चर्चेस के पास है। इन मंदिरों, गुरुद्वारों में इतना चढ़ावा है, मॉस्क में या चर्चेस में, कि सारी दुनिया की गरीबी दूर हो सकती है अगर इसको सही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो। जिस दिन ये बात समझ आ गई, हमारा शोषण कम हो जाएगा। ये जो किसान को एक हे की दृष्टि से देखा जाता है, वो देखना बंद हो जाएगा। अगर एक एक गांव में
गुरुद्वारे, मंदिर, मॉस्क हैं और किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो शायद हमको शोषण की परिभाषा ही समझ नहीं आ पाएगी। इसकी एक बैकग्राउंड को, एक साइकोलॉजिकल रीजन को समझना होगा अगर किसान ने ऊपर उठना है। तो सिर्फ सरकारें इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। ये एक्चुअल में लड़ाई तो कॉरपोरेट सेक्टर और किसानों की है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमको समझना होगा, वरना किसानों का शोषण आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। हम ब्लेम जिसको भी मर्जी दे दें। 1947 के बाद कितने लोग हैं या कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा? तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि जब तक किसान खुशहाल है, देश खुशहाल रहेगा। किसान भूखा है और मंदिर, गुरुद्वारे, मॉस्क, चर्चिस बढ़ रही हैं, तो नेचर के नियम को शायद हमने समझा ही नहीं और समझ पाएंगे भी नहीं। नेचर में एक ही नियम काम कर रहा है कि तुम दुनिया में क्या ले रहे हो और क्या दे रहे हो। ईदर यू आर मेकिंग दिस वर्ल्ड बेटर और वर्स। इस बात को बहुत सुंदर से और अच्छी तरह से हमको समझना होगा कि क्या हम ये दुनिया को बेटर बना रहे हैं या खराब बना रहे हैं। तो किसान एक ऐसा सेक्टर है जो दुनिया को बेटर बना रहा है। और भी सेक्टर्स हैं, लेकिन जो खास भूमिका निभा रहा है, जो एक्चुअल में अन्नदाता है, ये दुनिया का पेट भर रहा है, वो भूमिका निभा रहा है कि जो अति आवश्यक है। लेकिन किसानों की हालात जो हैं, कहीं उसके लिए हम भी तो जिम्मेवार नहीं हैं। वेस्ट ने तो बहुत से ऐसे नियम्स बनाए हैं जिसमें किसानों का खास ख्याल रखा गया है। यहाँ पे तो कपड़े के बैंक्स भी बना दिए गए हैं ताकि किसी ने कपड़ा फेंकना नहीं, इसमें डाल दो ताकि किसी के लिए और यूज हो जाए। एक एक जन डेली एक एक नया जो कपड़े बदलते हैं, तो क्या ये शोषण नहीं है? इसको भी देखना पड़ेगा। अगर हम अपने पेट में भूख से ज्यादा खा रहे हैं, ये भी एक शोषण है। ये बहुत एक बारीकी बातें हैं, इसको फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने इस शोषण को खत्म करना है तो हमको फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ कंपैशन को बढ़ाना होगा। वरना अगर हम ये सोचें कि ये सरकारें या कॉरपोरेट सेक्टर ये हमको कोई राइट्स दें, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। हमें खुद अपनी ये लड़ाई खुद लड़नी होगी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज हमको कोई ऊपर ले जाएगी या कॉरपोरेट सेक्टर हमको बहुत अमीर बना देंगे, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो आओ हम उस किसान के दर्द को अपनी शुभकामनाओं द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा आगे बढ़ाएं। उनका कैसे हित हो सकता है, कैसे वो समृद्ध हो सकते हैं, इस नेचर के नियम को समझें। नेचर में एक ही नियम है, बनाओ और बनो, बिगाड़ो और बिगड़ो। काश हम किसान के दर्द को समझ सकें। और किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी बहकावे में आज नहीं है, वो अपना एक राइट्स मांग रहा है। लेकिन जब इंसानियत पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मर जाती है, तो फिर उनके डिसीजन कैसे भी हों को मायने नहीं रखते।
तो भारत के अंदर किसानों का हो रहा शोषण, मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ और यही प्रे करता हूँ कि काश इनको इनके हक मिल सकें, वो समृद्ध बन सकें, इनका शुभ हो सके, इनका हित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।